12 माह में मोहन सरकार कितने कदम चली है? पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कई गरीब से गरीब लोगों की जान बचाने का काम तो किया ही है, लेकिन इस प्रकार की सुविधा देना ये महत्वपूर्ण कदम सरकार का है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक बड़ा विजन के साथ काम किया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो। इन्वेस्टर समिट जो किए संभाग स्तर पर, ये बड़ा कदम है सरकार का, ये सामान्य नहीं है। तो रोजगार और निवेश लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर जो मैं देखता हूं कि इतना निवेश के बुंदेलखंड भी वंचित नहीं रहेगा, बघेलखंड भी वंचित नहीं रहेगा, तो शहडोल भी वंचित नहीं रहेगा, तो नर्मदापुर भी वंचित नहीं रहेगा, चंबल भी वंचित नहीं रहेगा। हर प्रकार से इस दिशा में जो काम किया है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर उठाया। आपसे ये है कि क्या सरकार अपनी हिंदूवादी छवि गढ़ना चाहती है, उस दिशा पे काम कर रही है? छवि तो एक ही छवि है, गरीबों का कल्याण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं और इन 1 सालों में लगभग किसी भी सरकार की तस्वीर इस बात को लेकर साफ हो जाती है कि आने वाले 4 सालों में उस सरकार का क्या विजन होगा। लिहाजा 1 साल में मोहन सरकार का कैसे कामकाज रहा, उनका आगामी विजन क्या है, इसको लेकर हमसे बेहद खास बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश पत्रिका में आपका बेहद स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी आपका। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि 12 माह में मोहन सरकार कितने कदम चली है? भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार ने पिछले 1 वर्ष के अंदर तेज गति के साथ मध्य प्रदेश के विकास को गति देने का काम गंभीरता के साथ जो किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने एक सुशासन में, कैसे हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कई वर्षों से काम करती आई है, उसको और अच्छा सुशासन देने का प्रयास इस सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किया है। यानी इस सरकार की संवेदनशीलता, इस सरकार के अंदर गुड गवर्नेंस और इस सरकार के अंदर विशेष तौर पर त्वरित कार्रवाई कैसे होगी, इस बात के लिए पिछले 1 वर्ष के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी तेज गति से कदम बढ़ाने का काम किया। यदि मैं आपसे जानना चाहूं कि 1 साल में सरकार की वो कौन सी 3 बड़ी योजनाएं आपको लगती हैं जिनका आम जनमानस में इम्पैक्ट पड़ा है काफ़ी? देखिए, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हो, हमेशा से कहा गया कि गरीब, किसान, युवा, महिला, इन पर फोकस करते हुए हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम कैसे होगा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। आप देखेंगे कि मैं तो किसान का बेटा हूं और ये सरकार किसानों के लिए हर प्रकार से तत्पर सरकार है। हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक अच्छा कदम जो उठाया कि साइबर तहसील के माध्यम से जो हमेशा परेशानी किसान को आती थी कि रेवेन्यू के जो प्रकरण हैं, बाकी चीज़ें हैं, इनके बारे में सरकार ने साइबर तहसील बनाई, एक बड़ा निर्णय किया। साथ में ही किसानों के इन सारे कामों के निपटारे समय पर कैसे हो सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रियां घर जाकर के भी होने लगी। तो ये सरकार ने इस दिशा में अच्छे प्रयास किए हैं, तो एक बड़ा निर्णय सरकार ने किया। दूसरा, एक मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हेल्थ के अंदर जो आज आवश्यकताएं, तो मैं अभी देखता हूं कि मध्य प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज, आज मध्य प्रदेश का हर जिला, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही जिले बचे होंगे जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। जहाँ नहीं बचे थे वहाँ भी हमारी सरकार ने और पीपीपी मोड पर, जैसे मेरे ही संसदीय क्षेत्र के पन्ना और कटनी को पीपीपी मोड पर दिया है। अभी 3 मेडिकल कॉलेज का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में उद्घाटन किया।
अभी मैं देख रहा था कि हमारी सरकार ने लगभग डॉक्टर्स की कमी को लेकर, जो डॉक्टर्स की कहीं कमी अगर है तो अभी उसके बारे में डॉक्टर्स को उपलब्धता के लिए, नई भर्ती के लिए कई चीज़ें जारी की हैं। और एक PM श्री एयर एम्बुलेंस, रुपेश जी, मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र का 3 घटनाक्रम ऐसे हैं कि अगर वो PM श्री एम्बुलेंस से दिल्ली नहीं पहुँचते, भोपाल नहीं आते, तो उन व्यक्तियों की जान चली जाती। तो इसलिए मैंने कहा कि संवेदनशील सरकार कैसी है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कदम उठाए आयुष्मान भारत से लेकर के बाकी चीज़ों पर, तो मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने PM श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कई गरीब से गरीब लोगों की जान बचाने का काम तो किया ही है, लेकिन इस प्रकार की सुविधा देना ये महत्वपूर्ण कदम सरकार का है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ही उठाते हैं कि कोई आदमी था हॉस्पिटल के अंदर ख़त्म हुआ, अब वो कोई किसी पे लेके जा रहा है, उसके पास उपलब्धता नहीं है। तो ऐसे भगवान करे कोई ऐसी परिस्थिति में ना आए, लेकिन अगर कोई इस प्रकार से व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर अगर उसका अंतिम वो हो रहा है तो उन्हें घर तक पहुंचाना, इसमें भी संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, निवेश, रोजगार, इसकी चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक बड़ा विजन के साथ काम किया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा। ये जो संभाग स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो किए, इन्वेस्टर समिट जो किए संभाग स्तर पर, ये बड़ा कदम है सरकार का, ये सामान्य नहीं है। और लगभग मुझे लगता है कि अभी शायद एक संभाग बचा हुआ है, बाकी संभागों के अंदर ये इन्वेस्टर समिट हो गए। मैं भी इन्वेस्टर समिट के अंदर सम्मिलित हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लोकल के ऐसे जो हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, उद्योग जगत में काम करने वाली जो संभावनाएं, उन पर काम करने वाले लोग हैं, तो एक तो उन लोगों से ओपिनियन लेना कि आपके यहाँ क्या संभावनाएं हैं और लोकल के लोग कौन काम करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या आवश्यकताएं हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला प्रयोग है कि संभाग स्तर पर ये जो हमने इन्वेस्टर समिट कॉन्क्लेव किए हैं, उसके कारण से लोकल के मध्य प्रदेश के हमारे उद्योजकों को एक बड़ा अवसर मिला है। तो रोजगार और निवेश लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर जो मैं देखता हूं कि इतना निवेश देश में भारत के लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो किया है, तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और इसके कारण से संपूर्ण मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट, कि बुंदेलखंड भी वंचित नहीं रहेगा, बघेलखंड भी वंचित नहीं रहेगा, तो शहडोल भी वंचित नहीं रहेगा, तो नर्मदापुर भी वंचित नहीं रहेगा, चंबल भी वंचित नहीं रहेगा। हर प्रकार से इस दिशा में जो काम किया है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर उठाया। आपने इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र किया, अमूमन ज़्यादातर इससे पहले भी ऐसे आयोजन होते रहे हैं, तो धरातल पर जो बाद में चीज़ें हैं वो नहीं उतर पाती हैं। इस बार भी इन्वेस्टर समिट में शुरुआती दौर में देखा गया कि ज़्यादातर कंपनियां 2-2, 3-3 बार, तीसरी बार MOU करने के लिए यहाँ पे आ गई। तो सवाल ये है कि उनको धरातल पे कैसे उतारा जाए, इसको लेके क्या कोई ठोस मैकेनिज्म? इसके बारे में मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से कि चीज़ों का समाधान त्वरित कैसे किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहीं इन्वेस्टर समिट है, यहीं उद्योगपति है, यहीं लैंड के परमिशन से लेकर के सारी चीज़ों को हम यहीं की यहीं करेंगे। तो ये तत्काल उन्होंने किया है, और इस पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हम वन विंडो सिस्टम में चीज़ों को कैसे करा सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति दिया, गति शक्ति ये उल्लेख करना मैं विशेष तौर पर समझता हूँ कि गति शक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को दिया, उसका परिणाम ये है कि आज इंडिविजुअल फोकस प्रोजेक्ट, वो गति शक्ति के माध्यम से उसमें सारे डिपार्टमेंट्स त्वरित काम कैसे होगा, वो हो भी रहा है।
आज मध्य प्रदेश भी उसी लाइन पर है। हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जी इस दिशा में गंभीरता से पारंगत भी हैं और उन्होंने उनका एक विशेष अनुभव भी है। तो मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा जो सरकारी तंत्र है वो भी इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक अच्छा प्रयास हुआ है। ये इम्प्लीमेंट होना, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समय सीमा है उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट ही होगा और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में एक समग्र विकास की जो परिकल्पना है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सरकार की महत्वपूर्ण और दूरगामी एक विचार है जिसके आधार पर इस संभागीय इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम उस योजना को पूरा कर पाएंगे। मोहन सरकार ने जैसे ही बनी उसके बाद जब पहली कैबिनेट हुई तो उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए कि लाउड स्पीकर को हटाना है, खुले में मांस नहीं बेचना है, तमाम ऐसे निर्णय रहे एक साल में। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या सरकार अपनी हिंदूवादी छवि गढ़ना चाहती है, उस दिशा पे काम कर रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की छवि तो एक ही छवि है, गरीबों का कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा कहते हैं मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो ये मोहन सरकार भी जो मैंने कहा गरीब, किसान, युवा, महिलाओं को समर्पित सरकार है। लेकिन हिंदुत्व इस देश का मर्म है और इसलिए उस दिशा में अगर कोई ऐसे अच्छे काम करना और लाउड स्पीकर बंद करना, ये सोसाइटी के लिए है। ये कोई सरकार, यानी सरकार किसके लिए है? सरकार तो जनता के लिए है। लेकिन जनता का ऑब्जेक्शन है कि साहब ये क्यों होता है? और एक के लिए नहीं, वो सबके लिए है, कोई केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए। कानून सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, तो उसको इंप्लीमेंट करना तो केवल एक धर्म के लिए तो नहीं है, सबके लिए है। तो इसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सरकार ने धर्म आध्यात्म पर मध्य प्रदेश के अंदर फोकस किया है। सारे जो हमारे त्यौहार हैं उन्हें अवसर क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर दिवाली का अवसर है, होली का अवसर है, गौ पूजन है, गौशालाओं के अंदर गोवर्धन पूजा करना, आप देखिए कितना विजन है सरकार का। विजन देखिए कि गौशालाओं के बारे में चर्चा होती है तो समाज गौशाला से कैसे जुड़ेगा? तो गोवर्धन पूजा कहाँ होगी? एक तो अवसर बना दिया गोवर्धन पूजा का, और अवसर बना करके गौशाला में आई गोवर्धन पूजा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं भी गया, सांसद भी गए, मंत्री भी गए, विधायक भी गए। तो जनता गौशाला से कैसे जुड़ेगी? ये एक आधार है। और गौ संवर्धन ये समाज की जरूरत है। तो इसलिए इसको केवल हिंदुत्व से नहीं जोड़ा सकते। ये भारत की इकोनॉमी का बेस है। मैं केवल ये कहूँगा, केवल ये इकोनॉमी का बेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी एक बड़ा आधार है। लेकिन विपक्ष का कहना है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष को हिंदुत्व से और भारतीय संस्कृति से एलर्जी है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो यहां ब्रांड एम्बेसडर है दिग्विजय सिंह, जिनको हिंदुत्व से एलर्जी नहीं, उनके मन में तो इतनी पीड़ा होती है कि पेट में से उल्टी होने लग जाती है। हिंदुत्व की बात आए उनको उल्टी होने लग जाती है। तो फिर अगर उनको उल्टी होगी तो बाकी कांग्रेस के लोग क्या करेंगे? तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का ये कारण है। वो केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं। तो समाज ने इनके ऊपर प्रहार कर दिया, इनको घर बैठा दिया। तो कांग्रेस नकारात्मक, हिंदुत्व विरोधी, समाज विरोधी, मैं कहूंगा समाज विरोधी भी कहूं तो गलत नहीं होगा। अरे अच्छे निर्णय जब होते, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, 500 सालों के इतिहास में लाखों लोगों ने बलिदान दिया और उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है। सरकार किसी की भी हो सकती है, राम तो सबके, तो उसका भी बहिष्कार कर देते हैं। इन्हें हिंदुत्व से, भारतीय संस्कृति से और देश से केवल वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना, एक वर्ग को खुश करने का ही इनका प्रयास होता है। तो नकारात्मक राजनीति करना ही आज विपक्ष या कांग्रेस की भूमिका बन रही है। ये मुझे लगता है कि एक किसी राजनीतिक दल के लिए दुर्भाग्य। लगातार यहाँ पे भाजपा का जीत का रिकॉर्ड चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से विजयपुर के परिणाम सामने आए उसके बाद से उस जो जीत का ट्रैक था वो वहाँ पे एक ब्रेकर आ गया।
तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए रुपेश जी, राजनीति है और राजनीति में जीत का जो रिकॉर्ड है या जीत की जो गति है या सफलता का जो एक रास्ता जो भारतीय जनता पार्टी का चला है वो कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम के कारण से, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण जो सबसे बड़ा आधार है और कार्यकर्ता की मेहनत हमारी ताकत है। इसलिए विजयपुर भी कोई विकास का ट्रैक ऑब्स्टेकल नहीं हुआ है। विजयपुर की सीट ऐसी सीट है जो हमेशा से थोड़ा सा परेशानी वाली सीट रही है, लेकिन इस बार, पिछली बार हम 18,000 साढ़े 18,000 से हारे थे, इस बार हम 7 साढ़े 7,000 तक आ गए। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, परिश्रम किया। कोई एक घटना को झूठ का परसेप्शन बनाया कांग्रेस ने, मैं बड़े गंभीरता के साथ आपसे कह सकता हूं क्योंकि मैं एक एक चीज़ से जुड़ा था। उस घटना ने एक समाज वर्ग के अंदर की घटना कैसे हुई उसके परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाऊंगा, उसके पीछे कौन था, किसने इसको प्लांट किया और एक समाज के अंदर एक झूठ का परसेप्शन बनाया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि थोड़ा प्रभावित चुनाव हुआ। फिर भी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, हम बुधनी के अंदर भी अच्छे से जीते और यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत से जीत का हार का अंतर बहुत कम हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम तो संकल्प लेने वाले लोग हैं। जैसे छिंदवाड़ा में संकल्प लिया था, वैसे मैं कहता हूँ कि विजयपुर में भी विजय का इतिहास भारतीय जनता पार्टी फिर बनाएगी। आपने बुधनी का जिक्र किया, वहाँ पे भी जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया, कहाँ लाख में था, कहाँ 1,000 कुछ हज़ारों में आके अटक गया। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ क्या गिर रहा है? नहीं, भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ नहीं गिर रहा है। ये उपचुनाव के अंदर कई समीकरण काम करते हैं, कई जातिगत समीकरण काम करते हैं, कई अब कहाँ शिवराज सिंह चौहान देश के अंदर सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री और जो इतने समय के साथ, तो उनको उनकी लीड की तुलना अगर हम एक अन्य किसी कार्यकर्ता से करेंगे तो मुझे लगता है कि ये न्याय नहीं है। इसलिए कई चीज़ें परिस्थितियाँ बनती हैं, वहाँ भी कोई एक जातिगत एंगल होने के कारण से, बाकी चीज़ों के कारण से परिस्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में भी अच्छा विजयश्री कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हासिल की। आपने विकास की बात की, सवाल ये है आप अपने इस विकास में विपक्षी विधायकों को क्यों शामिल नहीं करते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायकों का कहना है सिर्फ सत्ताधारी जो विधायक हैं उनसे ही विकास कार्यों के प्रपोजल मंगवाए जाते हैं, हमें कहीं पे शामिल नहीं किया जाता है। तो विकास के मामले में ऐसा भेदभाव नहीं, क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो सफेद झूठ है विपक्ष का। फिर विपक्ष नकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के विकास की योजनाएं, ये तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए है और इसमें तो हम समग्र विकास की बात करते हैं। कहीं पर अगर विकास, अभी कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अटल जी का सपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया और मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी उसका उद्घाटन करने की तैयारी चल रही है। तो वो किसके लिए? सबके लिए है। अगर वहाँ कोई कांग्रेस का विधायक है तो क्या पानी किसानों को उस परियोजना का उसके क्षेत्र में नहीं मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री आवास उनके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है? क्या आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार उनको नहीं मिल रहा है? क्या लाडली बहना योजना का लाभ उसके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है? क्या 5 किलो गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश देता है, क्या उसके क्षेत्र में नहीं मिलता है? ये केवल अपने आप को ये दिखाने का प्रयास, हम काम करते नहीं हैं लेकिन बहाना किस पर लें ये नहीं चलता है। अगर मुख्यमंत्री सबके लिए हैं, हमारी कांग्रेस की विधायक निर्मला बहन, उसने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी, मेरा कांग्रेस से वो भंग हो गया है, कांग्रेस की हालत की है या भाजपा की है, और उन्होंने कहा मुझे कि भाई मैं मुख्यमंत्री से मिलने आना चाहती हूँ, विधायक होने के नाते जनता ने चुना है। तो वो मिलने आई और इसी आधार पर आई कि कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के हालात ऐसे बन गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में आप प्रयास करेंगे तो मुख्यमंत्री सबके हैं। निर्मला जी की आपने बात की, उन्हें आप कांग्रेस का विधायक मानते हैं? मैंने कहा ना कि उन्होंने इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहा कि मेरा मोह भंग है इनकी व्यवस्था से, लेकिन मैं
जनप्रतिनिधि होने के नाते से, विधायक होने के नाते से मुख्यमंत्री से मिले। मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने शिवराज जी के साथ भी काम किया, मोहन जी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, दोनों की वर्किंग स्टाइल में क्या फर्क पाते हैं आप? देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और उन्होंने इस बीमारू राज्य को, जो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, और फिर 15 महीने में करप्शन नाथ कमलनाथ के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की भूमिका बनी, तो उस बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने में अथक परिश्रम और मेहनत मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे चाहे आदरणीय सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, उमा भारती, बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान, इन सब ने इस मध्य प्रदेश को जो गढ़ा और 2003 के बाद बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया। आज डॉक्टर मोहन यादव तेज गति के साथ अपने विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर हैं। इसलिए दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। शिवराज जी जिस संवेदनशीलता के साथ काम करते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी शिवराज सिंह चौहान के उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मोहन सरकार अब विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष ठाकुर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, मध्य प्रदेश पत्रिका। नमस्कार।